गाइस, दिस इज रिचा सिंह राजपूत। वेलकम टू लर्निंग होम क्लासेज। आज हम देखने जा रहे हैं लूसेंट का प्राचीन इतिहास, ठीक है, जो कि बीपीएससी के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्राचीन इतिहास का ये अपडेटेड लूसेंट है जो 2024 पब्लिकेशन 2024 वाला है, ठीक है। अब इसमें टॉपिक है भारत का इतिहास, ठीक है। इसमें देखते हैं, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, ठीक है। उपमहाद्वीप यानी महाद्वीप से थोड़ा छोटा। पहले ये जो आज देश बोला जाता है ना, उपमहाद्वीप बोला जाता था, ठीक है। हमारा जो भारत है इसको उपमहाद्वीप बोला जाता था, यानी इंग्लिश में सब कॉन्टिनेंट, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष तथा भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है, ठीक है। भारत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह था, ठीक है, का नाम था भारत। कौन था? एक प्राचीन कबीले का नाम था। इसका उल्लेख ऋग वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, ठीक है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू मीन्स जामुन, वृक्षों का द्वीप कहते हैं, क्योंकि भारत में क्या था, जामुन का पेड़ ज़्यादा होने की वजह से इसे जम्बू द्वीप भी कहा जाता था, ठीक है। यहाँ जामुन का वृक्ष पाया जाता है, जिस वजह से इसे जम्बू द्वीप कहा जाता था। किसको? भारत को। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कह के हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी के नाम पे इसे क्या कहा जाने लगा? हिंदू, ठीक है। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी इंद और अरब हिंद कहते थे, ठीक है। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। हिंदुस्तान क्या बना है? फारसी शब्द हिंदू से बना है। मध्यकाल में हमारे भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यूनानी इंदे कहते थे, अरब इसे हिंद कहते थे। पूरे पश्चिम में ये किस नाम से जाने लगा? इस नदी के नाम पे जाना जाने लगा हमारा भारत देश, ठीक है। यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर अंग्रेजी से इंडिया कहने लगे, ठीक है। यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर अंग्रेजी इसे इंडिया बोलने लगे, ठीक है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है वो हमारे देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है, ठीक है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में क्या है? द्रविड़ परिवार बोलने वालों की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। उत्तर में यूरोपीय परिवार की भाषा और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों का बहुमत है। नोट पे ध्यान देते हैं, ठीक है। जो भी लूसेंट में नोट दिया होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ देखते हैं, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो इस प्रकार है। भारत की जो जनसंख्या में कौन कौन से नस्ल के लोग शामिल हैं वो देखते हैं। पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेशायड, निग्रोयड, मंगोलायड, ये सारे नस्ल भारत की जनसंख्या में शामिल है, ठीक है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। यहाँ देखते हैं, ठीक है, कौन सा है? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार यानी जर्मनी के इतिहासकार थे, जिनका नाम था क्रिस्टोफ सेलियरस, ठीक है। 1638 से 1707 तक का इनका टाइम काल है को माना जाता है, ठीक है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन के इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस का है। अब आते हैं प्राचीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इसमें अब देखते हैं, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, ठीक है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है, ठीक है। आगे है वेद वसुधैव कुटुंबकम
का उपदेश देता है। वेद किसका देता है? वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषीय मानती है। भारतीय परंपरा वेदों को कैसे मानती है? नित्य और अपौरुषीय। ठीक है। वेद 4 हैं। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को क्या बोला जाता है? संहिता बोला जाता है। 4 वेदों को एक साथ संहिता बोलते हैं। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद पे आते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। इसको लेकर बालकिल्य पाठ के 11 सूक्तों को जोड़ेंगे तब 1028 सूक्त हो जाएगा एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते थे। ऋग्वेद को जो पढ़ता था, ऋग्वेद के ऋचा यानी मंत्र, ठीक है, श्लोक, तो ऋग्वेद के जो मंत्र उच्चारण करते थे उस ऋषि को होत्री बोलते थे। ठीक है। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इस वेद यानी ऋग्वेद से क्या पता चलता है? आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता, टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। तो इसमें तीसरे लगभग मेन इम्पॉर्टेंट जो मंडल है उसके बारे में लूसेंट में चर्चा किया गया है। ठीक है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अब पूछा जाएगा जो सूर्य देवता के लिए समर्पित गायत्री मंत्र है वो किस में है, किस मंडल में है? तो बोलेंगे 3 मंडल में। किसके द्वारा रचना इसका किया गया 3 मंडल का? तो विश्वामित्र जी ने 3 मंडल की रचना किया जिसमें सूर्य देवता के लिए जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित क्या है? गायत्री मंत्र है। आगे देखते हैं इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? सोम देवता का उल्लेख है। तीसरे में कौन है? विश्वामित्र द्वारा इसका रचना किया गया और किस देवता के लिए है? तो सूर्य देवता के लिए। ठीक है, याद रहेगा। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। हस्तलिखित का मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ। ठीक है। 8वें मंडल में जो हाथ से लिखा हुआ श्लोक है उसको खील कहा जाता है। ठीक है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। कौन सा है? 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा की गई। नदी स्तुति यानी नदियों की प्रशंसा सूक्त है। पुरुष सूक्त है। वैदिक समाज शास्त्र जिसको बोलते हैं। ठीक है। नासदीय सूक्त। ठीक है। नासदीय सूक्त ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान जिसको नासदीय सूक्त बोलते हैं। तो ये जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है जो कि सबसे बड़ा है, तो इसमें कौन कौन सूक्त है? नदी स्तुति सूक्त यानी नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त यानी वैदिक समाज शास्त्र, नासदीय सूक्त यानी ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त यानी विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। किसमें है? 10वें मंडल में है। ठीक है। अब आते हैं यहाँ चतुष्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। ऋग्वेद चतुष्य वर्ण यानी 4 वर्ण, जो 4 वर्ण हैं, ठीक है, 4 वर्ण यानी जाति। ठीक है। तो उसका जो उसके बारे में जो कल्पना किया गया है, समाज की कल्पना का आदि स्रोत जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। ठीक है। जिसके अनुसार 4 वर्ण है। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ये ब्रह्मा जी के किस मुख से ब्राह्मण का उत्पत्ति हुआ है, भुजा से क्षत्रिय का उत्पत्ति हुआ है, जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ये चतुष्य वर्ण का जो समाज की कल्पना का जो आदि स्रोत है वो ऋग्वेद का 10वां मंडल में पुरुष सूक्त है। ठीक है। आगे आते हैं, नोट देखते हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। कौन सा? धर्मसूत्र। ठीक है। 4 प्रमुख जाति की जो प्रमुख जाति है ना, उनका जो स्थिति क्या है, व्यवसाय क्या है, इनका दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, विशेष अधिकार क्या है, इसमें स्पष्ट एकदम क्लियरली डिफ्रेंशिएट करके बताता है। कौन सा? धर्मसूत्र। ठीक है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या जिसका वध नहीं किया जाता है शब्द का संबंध गाय से है। यानी जो ऋग्वेद में अघन्य शब्द है वो गाय के लिए यूज किया गया है। अघन्य का मतलब होता है जिसका वध नहीं किया जाता है। ठीक है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। किसका उल्लेख है? ब्रह्म का उल्लेख है, आत्मा का नहीं है। अब थोड़ा नोट में देखते हैं ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या डिफरेंस है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर जिसको बोलते हैं या जूलियन कैलेंडर भी बोलते हैं,
ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ठीक है, जो अभी वर्तमान में कौन सा कैलेंडर चलता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर। ये किस पे, जो धर्मगुरु है ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह, इनके जन्म वर्ष पे आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को ईसा पूर्व बोला जाता है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 वर्ष पूर्व एवं मृत्यु 483 वर्ष पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 500, मतलब ये जो 563 और 483 दिया है तो इनका नहीं है। ठीक है, महात्मा बुद्ध का नहीं है। ये कहा गया है कि जो हमारे ईसा मसीह थे ना, ईसाई धर्मगुरु, इनके जन्म से 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे और उनके जन्म से 483 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हुई थी। किनकी? महात्मा बुद्ध की। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ। अब उनके जन्म तिथि से पहले वाला को तो ईसा पूर्व बोला जाता है, लेकिन उनके जन्म तिथि से जो समय पर आरंभ हुआ उसको ईस्वी बोला जाता है या ईस्वी सन बोला जाता है। इसको शॉर्टकट में संक्षेप में ई लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ बिंदु एक। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी से भी लिखा जाता है। एडी, एडी मतलब एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी उनके जन्म के समय वाला। जीसस लॉर्ड, यानी यहाँ लॉर्ड भगवान, भगवान किसको बोला गया है? ईसाई धर्मगुरु जीसस क्राइस्ट को। ठीक है, जीसस क्राइस्ट को यहाँ लॉर्ड बोला गया, यानी उनके समय, उनके काल को एडी और उनके समय से पहले यानी उनके जन्म से पहले वाला समय को एनो, ये बर्थ बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, और ये ईसा यहाँ से बोला जाने लगा। आई होप यहाँ तक ईसा पूर्व और ईस्वी क्लियर हुआ होगा, डाउट क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। किसने किया? विंसेंट आर्थर स्मिथ। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास, ठीक है, पहला सुव्यवस्थित यानी अच्छा से रीऑर्गेनाइज किया हुआ, रीअरेंज किया हुआ इतिहास जो था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसका नाम है, 1904 में तैयार किया। किसने किया? विंसेंट आर्थर स्मिथ। ठीक है, इस पुस्तक के 1/3 भाग यानी 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। किस बुक में? कौन ऐसा बुक है जिसमें 1/3 बुक, उसका 1/3 सिर्फ किसके बारे में वर्णन है? सिकंदर के बारे में। बुक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि 1904 में तैयार किया गया। किसके द्वारा? विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा। ठीक है, इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है इस बुक में। ठीक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। ठीक है, वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामनावतार यानी जो कृष्ण जी का वामन अवतार हुआ था, जिसको भावना बोलते हैं, अपने लैंग्वेज में लोग कहते हैं नटुरा। ठीक है, तो जो उन्होंने अपना वामन अवतार धारण किया था, उन्होंने 3 पग यानी 3 ही कदम में पूरे आकाश पाताल धरती सबको नाप लिए थे। उसके बारे में जो चर्चा किया गया है उस ऋग्वेद से पता चलता है। ठीक है, किस वेद में है उनके 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्वरूप? ऋग्वेद से पता चलता है। वामन अवतार के बारे में देखते हैं। वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। ठीक है, उनके पिता कश्यप ऋषि और माता अदिति थे। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। ठीक है, उनका क्या था? वामन अवतार का उद्देश्य क्या था? भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वामन भगवान को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? उपेंद्र के नाम से आते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। यानी ऋग्वेद में जो इंद्र भगवान है उसकी, उनके लिए 250 श्लोक यानी मंत्र या ऋचा बोले, उसकी रचना की गई है, और अग्नि के लिए 200 ऋचा। ठीक है, नोट देखते हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में, ठीक है, ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ब्राह्मण मतलब यहाँ जाति से नहीं है, ये
क्या है हमारा, काव्य है या क्या बोलते हैं, बुक, पुस्तक है, ठीक है, धर्म ग्रंथ है। अब आते हैं ऋग्वेद के बारे में। हमने यहाँ से अब तक देखा ऋग्वेद के बारे में, कवर हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं किसके बारे में, यजुर्वेद के बारे में, ठीक है। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। सस्वर यानी स्वर के साथ जो पाठ किया जाता है मंत्र, और बलि के समय जो अनुपालन किए जाते हैं, जो उसके लिए नियम अनुपालन किया जाता है बलि देने के समय, तो उसका सारा जो भी संकलन है वो यजुर्वेद है, उसी को यजुर्वेद बोलते हैं। ओके, इसके पाठककर्ता को अथर्वयु बोलते हैं, यानी यजुर्वेद के पढ़ने वालों को अथर्वयु और ऋग्वेद के पढ़ने वालों को होत्री, ठीक है। अथर्वयु लास्ट में यू आ रहा है तो याद रखना है, यजुर्वेद यू, और होत्री री से ऋग्वेद होत्री, तो होत्री किसके हैं, ऋग्वेद के पाठककर्ता को होत्री और अथर्वयु यजुर्वेद का। ट्रिक से याद करना ताकि कंफ्यूजन हो। आई होप ये पहला पेज कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं वीडियो। अब देखते हैं यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है, ठीक है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है, तो यजुर्वेद है, ठीक है। यर्जु जू यानी जुड़ाव कर रहा है, ठीक है, यजुर्वेद। अब आते हैं तीसरा वेद, कौन सा है हमारा, सामवेद। तो शाम का अशाब्दिक अर्थ है गान, शाम का मतलब होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर, यज्ञ मतलब कोई भी यज्ञ होता था तो उसमें जो गाना गाया जाता था या कोई ऋचा का होता था, जो मंत्र होते थे, इसमें सामवेद में है, ठीक है। इसके पाठककर्ता को उद्रात्री कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऋग्वेद को होत्री, यजुर्वेद का अथर्वयु, और इसमें क्या हो जाएगा हमारा उद्रात्री, ठीक है। सामवेद के पाठककर्ता को, यानी सामवेद को जो पठन करता है, इसके पाठककर्ता को उद्रात्री बोलते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद का संकलन जो है किस पर आधारित है, इसका कंपोजिशन ज़्यादातर हमारा किस पे बेस्ड है, ऋग्वेद पे है। इसमें 1810 सूक्त है, ठीक है। उसमें 1028 था, ऋग्वेद में कितना सूक्त है, 1028, जबकि सामवेद में 1810 सूक्त है, जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। किसे लिए गए हैं, ज़्यादातर इसमें से ऋग्वेद से सूक्त लिए गए हैं, ठीक है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, किसको, सामवेद को, ठीक है। नोट देखते हैं, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है, ठीक है। इसमें यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। अब 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर है हमारा अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में, ये इसका रचना किसने की, अथर्वा ऋषि ने अथर्ववेद का रचना किया। इस वेद में टोटल कितने मंत्र हैं, मंत्र यानी ऋचा 731, ऋचा कुछ दे मंत्र ना देके तो 731, लगभग 6000 पद हैं। कितने हैं, 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं, यानी कहने का मतलब ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। लेकिन ये अथर्ववेद के कुछ मंत्र हैं जो कि ऋग्वेद से भी काफ़ी पुराना है, ठीक है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। जो औषध से दवाएं थे, इसका उल्लेख जो है सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य पुरुषों के विचारों, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। किसको माना जाता है, अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त किसको माना जाता है, पृथ्वी, वो वाला पृथ्वी नहीं, अर्थ वाला नहीं, ये है पृथ्वी, उसमें थ में छोटे की मात्रा नहीं होती है, तो इसी को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन मतलब खोज, रोग निवारण, समन्वय विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। ये सारे अथर्ववेद में देखने को मिलता है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है, किसमें, अथर्ववेद में, अथर्ववेद के कुछ मंत्र में। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। जो परीक्षित थे, राजा परीक्षित, उनको कुरु देश का राजा बोला गया। कुरु क्या है, कुरु देश है, तो कुरु का राजा किसको बोला गया, राजा परीक्षित को बोला गया, किसमें, अथर्ववेद में। तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है, किसमें,
कुरु जो देश है वो अच्छा से प्रोस्पेरियस था, अच्छा से प्रोस्पेक्ट था, तो इस अथर्ववेद में ऐसा वर्णन किया गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। ये एकमात्र जीवित शाखा है शाकल, जो कि ऋग्वेद से जुड़ी है। कौन सी? शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। पूछा जाएगा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन है, तो शाकल शाखा। आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। माध्यान्दिन एवं कान्वा शुक्ल यजुर्वेद अथवा वार्ष्णेय संहिता की शाखाएं हैं। ठीक है, कौन कौन से कह रहा है कि माध्यान्दिन और कान्वा जो है शुक्ल यजुर्वेद अथवा वार्ष्णेय संहिता की शाखाएं हैं। ठीक है, यह पूछा जाए कि शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखा कौन कौन है, तो माध्यान्दिन और कान्वा। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कौन है? काठक है, कनिष्ठल है, मैत्रायणी है, तैत्तिरीय है। अब कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखा शुक्ल यजुर्वेद से तो माध्यान्दिन था, कानव था। ठीक है, कानवा और माध्यान्दिन शुक्ल यजुर्वेद से। लेकिन कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखा कौन है? काठक है, कनिष्ठल है, मैत्रायणी है, तैत्तिरीय है। ठीक है, कौथुम रानायनीय और जैमिनीय या तल्लवकार सामवेद की शाखाएं हैं। यानी सामवेद की शाखा पूछे तो एक हो गया कौथुम, दूसरा है रानायनीय, तीसरा है जैमिनीय या तल्लवकार। ये सारे सामवेद की शाखा हैं। आते हैं अथर्ववेद की शाखा कौन कौन है? शौनक है और पेपलाद है। यानी इसको एक लाइन बना लेना, एक तरफ लिख देना कृष्ण वेद की शाखा, शुक्ल कृष्ण वेद की शाखा। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की शाखा, कृष्ण यजुर्वेद की शाखा, अथर्ववेद की शाखा, सामवेद की शाखा, ऐसे करके एक तरह लाइन बना लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का अथर्ववेद है। लेकिन ये ध्यान रखना है अथर्ववेद में कुछ मंत्र ऐसे हैं जो कि ऋग्वेद से भी काफी पुराना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण यानी वो जाति वाला ब्राह्मण है। ठीक है, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात, संहिता यानी वेद, वेद के बाद, पश्चात यानी बाद, कौन किसका स्थान आया? ब्राह्मण आया, आरण्यक आया, उपनिषद आया का स्थान है। ठीक है, वेद के बाद हम क्या क्या देखेंगे? ब्राह्मण पढ़ेंगे, ब्राह्मण यानी कास्ट वाला ब्राह्मण नहीं, आरण्यक और उपनिषद। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण यहाँ पे ग्रंथ है। ठीक है, आरण्यक ग्रंथ है, उपनिषद ग्रंथ है। ठीक है, जाति नहीं है। तो ब्राह्मण जो ग्रंथ है वैदिक संहिता की व्याख्या करने, जो वेद है ना उसको व्याख्या एक्सप्लेनेशन करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। किसको? ब्राह्मण ग्रंथ को, ताकि उसको वेद को अच्छे से वो एक्सप्लेनेशन दे पाए। ठीक है, आगे प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक संहिता यानी हर एक वेद के लिए अलग अलग, हर एक वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे सारणी में दिया गया, यहाँ पे दिया गया। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐत्रेय एवं कौशिकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ये संहिता बोले या वेद बोले, तो ऋग्वेद एक संहिता बोलते हैं या वेद को, या तो वेद बोला जाए। सामवेद का कौन सा है? यजुर्वेद का तैत्तिरीय और शतपथ है। सामवेद का पंचबीज है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद, परीक्षित जो थे ना कुरु देश का राजा, उनके बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। किससे? इन ब्राह्मण ग्रंथों से। ठीक है, परीक्षित के बाद क्या हुआ? उन राजा जो परीक्षित थे कुरु देश के राजा, और बिंबिसार के पूर्व जो भी घटना हुआ, इससे ये सारे ब्राह्मण ग्रंथों से हमको पता चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐत्रेय एवं ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, कैसे राज्याभिषेक के नियम क्या था, कुछ प्राचीन राजा के भी नाम उसमें शामिल है। शतपथ क्या है? ग्रंथ है। ठीक है, सॉरी ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें क्या है? गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। अच्छा, यहाँ गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल ये सब क्या है? ये महाजनपद है। ठीक है, यहाँ के जो राजा हुआ करते थे इनका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसको पढ़ेंगे?
शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का, ठीक है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आरण्यक में क्या है? यज्ञ से जुड़ा हुआ जो भी कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं तो उपनिषदों की संख्या 108। उपनिषद कितने हैं? 108, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया। 13 मूलभूत उपनिषद है, ठीक है, 108 में से। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। कौन सी संहिता में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति देखने को मिली? तो वो कौन सी संहिता है? मैत्रेयनी, जिसमें क्या बोला गया है? जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया। मतलब जुआ और शराब प्लस स्त्री, ये सारे पुरुष के दोष हैं, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। आप देखते हैं यहाँ पे मैत्रेयनी संहिता में स्त्री को दोष बताया गया कि पुरुष का तीसरा दोष है। जिस तरह जुआ हो गया, शराब हो गया, दो ऑलरेडी दोष है, तीसरा दोष स्त्री है पुरुष के लिए। और शतपथ ब्राह्मण में वही क्या किया गया है? स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। जबालू उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। 4 आश्रम जो थे उनका उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? जबालू उपनिषद में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति है। सबसे पुराना स्मृति कौन है? मनुस्मृति। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। मनुस्मृति किसका है? शुंग काल का है। नारद स्मृति किस युग का है? गुप्त युग का या गुप्त काल का, ठीक है। गुप्त युग के विषय में जानकारी देता है। अब आते हैं वेदांग तथा सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। 6 वेदांग कौन कौन है? पहला शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है निरुक्त, चौथा है व्याकरण, 5वां छंद, छठा ज्योतिष, ठीक है। शिक्षा यानी शुद्ध उच्चारण और शास्त्र, कल्प यानी कर्मकांडीय विधि, निरुक्त यानी शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष, ये सारे वेदांग है जो कि वेदों को समझने के लिए इसकी रचना की गई है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कौन सा साहित्य? सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत, धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें याद करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। कौन सा सूत्र में कौन सबसे प्राचीन है? तो हमारा गौतम धर्मसूत्र। अब आते हैं पुराण में। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण, जो भारत का ऐतिहासिक कथा है, अच्छा से एकदम लाइन बाय लाइन इसका जो विवरण किया गया है वो पुराण से पता चलता है, जो भारत का ऐतिहासिक कथा है, ठीक है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रव माने जाते हैं। पुराण का जो रचयिता है लोमहर्ष को माना जाती है, उनके पुत्र उग्रश्रव को माना जाता है। इनकी संख्या 18, पुराण 18 है और हमारा उपनिषद 108 है, ठीक है। और वेद 4 है, वेदांग 6 है, ठीक है। जिनमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन से। वायु पुराण गुप्त वंश से, ठीक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है, ठीक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, ठीक है। सरल यानी बहुत ही इजी भाषा में लिखा गया। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व। कौन सा पुराण? अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। किसके दृष्टिकोण से? सामाजिक एवं सांस्कृतिक, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी, ठीक है। इसलिए हम लोग उपनिषद पहले पढ़े हैं यहाँ पे, ठीक है, और बाद में हम पुराण पढ़ रहे हैं, ठीक है। आते हैं आगे।
बौद्ध, जैन तथा एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। पूछा जाएगा कि बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध, उनके पूर्व जन्म की कहानी किस बुक में है, तो जातक में है। ठीक है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। अब पूछा जाएगा कौन ऐसा बुक है जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है, तो है कथा वस्तु। ठीक है, कथा वस्तु ये हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है कथा वस्तु, और इसी में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य को क्या बोला जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जो जैन धर्म का जो स्टार्टिंग का इतिहास था वो कल्पसूत्र से पता चलता है। ठीक है, आगम और कल्पसूत्र में कन्फ्यूजन नहीं होना। जैन साहित्य को आगम बोला जाता है। जैन धर्म के स्टार्टिंग का जो भी हिस्ट्री है कल्पसूत्र से पता चलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, किसमें? जैन ग्रंथ कौन? जैन ग्रंथ एक है भगवती सूत्र। ठीक है, इसमें महावीर के जीवन कृत्य, जीवन में जो भी कृत्य किए थे, अन्य समकालिक, कौन कौन समकालिक उनके साथ थे उस टाइम, और कौन आया था, ठीक है, उनके संबंधों का, उनके समकालिक के साथ उनका क्या संबंध था, उसका विवरण है भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र, कल्पसूत्र और आगम, ठीक है, तीनों जैन से रिलेटेड है, बट अंतर है। ठीक है, इसमें उनके प्रारंभिक इतिहास का पता चलता है, इसमें उनका जीवन कृत्य और अन्य समकालिकों के साथ उनका क्या संबंध था, कैसा संबंध था, उसका विवरण है। और जैन साहित्य जो है उसको आगम बोला जाता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ हो तीनों। आगम, कल्पसूत्र और भगवती सूत्र में क्या अंतर है। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। ठीक है, चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और पहले तो उनके गुरु थे और चंद्रगुप्त उनके शिष्य थे। बाद में जब चंद्रगुप्त मौर्य क्या बने, राजा बने, सम्राट बने, तब ये चाणक्य उनके प्रधानमंत्री बने। चाणक्य के और दो नाम है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। कितने अधिकरण? 15 अधिकरण। कितने प्राधिकरण? 180। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य जो हैं वो कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है। ठीक है, इनका दूसरा नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो अर्थशास्त्र 15 अधिकरण में है और 180 प्रकरण में विभाजित है। ठीक है, इससे मौर्यकालीन, ये जो अर्थशास्त्र है ना, इससे क्या पता चलता है, इसमें चाणक्य ने क्या लिखा है, मौर्य काल का जो भी इतिहास है इसमें उन्होंने इन्फॉर्मेशन डाली है। ठीक है, इसके अनुवादक कौन है? ठीक है, ये तो उनका बुक है, लेकिन उसको ट्रांसलेट किसने किया? ट्रांसलेटर कौन है? श्याम शास्त्री। ठीक है, जो उनका अर्थशास्त्र है। ठीक है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन ने किया था। किसमें? संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहले प्रयास किसने किया? कलहन के द्वारा किया गया। कलहन द्वारा रचित, उसके द्वारा बुक कौन सा है? राजतरंगिणी। कलहन किस बुक का नाम? कलहन का जो बुक है उसका नाम है राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 8 सर्ग। ठीक है, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। कितने तरंगों को कितने सर्ग को तरंगों की संज्ञा दी गई है? 8। ठीक है, इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासक का वर्णन। प्रारंभ यानी पहली सदी से लेकर 12वीं शताब्दी तक कश्मीर के जो भी शासक हुए इसमें वर्णन किया गया है। किसमें? जो राजतरंगिणी बुक है कलहन के द्वारा रचित। ठीक है, अब आते हैं अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत। ठीक है, किसमें है? चचनामा में है। इसके लेखक कौन है? अली अहमद। ठीक है, और आते हैं आगे अष्टाध्यायी। ठीक है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। ठीक है, के लेखक पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, किससे? मौर्य के पहले का इतिहास, मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। ठीक है, अष्टाध्यायी, अब कंफ्यूज नहीं होना है, जो वो था ना अर्थशास्त्र जो चाणक्य द्वारा लिखा गया था उसमें मौर्यकाल इतिहास की जानकारी, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें मौर्य के पहले का इतिहास। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अर्थशास्त्र में जो चाणक्य द्वारा लिखा गया और अष्टाध्यायी जो पाणिनि द्वारा लिखा गया, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है इस बुक से। ठीक है, आई होप अष्टाध्यायी जो
और ये हमारा अर्थशास्त्र है। दोनों बुक में क्या क्या मेंशन किया गया है, किस बारे में लिखा गया है, क्लियर हुआ होगा। आगे आते हैं नोट। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। सबसे पहली बार लिपि शब्द अष्टाध्यायी में, ठीक है। आगे आते हैं कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का ज्योतिष ग्रंथ है, तो इसमें सिर्फ ज्योतिषाचार्य के बारे में नहीं, जो भी भारत पर यवनों ने आक्रमण किया उसका उल्लेख मिलता है। किसमें? कात्यायन की जो गार्गी संहिता, कौन सा बुक है? गार्गी संहिता। इसकी रचना किसने किया है? कात्यायन ने। अब आते हैं पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित है। पतंजलि किसके पुरोहित है? पुष्यमित्र शुंग के। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। टॉपिक है हमारा विदेशी यात्रियों से मिलने वाला प्रमुख जानकारी। मिलने वाले यूनानी रोमन लेखक कौन कौन है? टेशियस है, हेरोडोटस है, ठीक है, मेगास्थनीज है, डाइमेकस है, डायोनिशियस है, टॉलमी है, प्लिनी है। आगे कौन है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ये सारे लगभग बुक है और उसके लेखक के नाम है कुछ जो कि यूनानी रोमन लेखक के अंतर्गत आएंगे। तो पहला हम देखते हैं टेशियस। ये ईरान का राजवैद्य था। टेशियस कौन था? ईरान फिलहाल जो इजराइल और ईरान में लड़ाई चल रहा है, तो वहाँ का ईरान जो देश है वहाँ का राजवैद्य का नाम है टेशियस। अभी तो खमनेई वहाँ पे जो भी हैं, राजवैद्य नहीं है बट वहाँ पे जो शासक अभी हैं खमनेई है। तो ईरान का राजवैद्य टेशियस है, ठीक है, थे, ठीक है। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वास। इसने भारत के बारे में इतना ना आश्चर्यजनक कहानी बना दिया कि लोग उस पर बिलीव ही नहीं करें, ठीक है। टेशियस के बाद आता है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, ठीक है। हेरोडोटस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका है, ठीक है, हिस्ट्री का फादर है तो हिस्टोरिका इसके बुक का नाम है, जो कि 5वीं शताब्दी में ये क्या करता है? भारत और फारस, जिसको ईरान में भी बोला जाता है, के संबंध का वर्णन किया है इस बुक में, ठीक है। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों अफवाहों पर आधारित है। अनुश्रुति जो सुना नहीं गया हो और अफवाह टाइप का था उस पर आधारित है, मतलब ये भी अविश्वसनीय है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आते हैं सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में कौन कौन था? नीरियाकस, अनेस्टिक्रटस, अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है, ठीक है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन थे? नीरियाकस, अनेस्टिक्रटस, अरिस्टोबुलस। इन लोग का जो विवरण है वो अधिक प्रामाणिक यानी प्रूव्ड है। इन लोग का तो अफवाह पे था, इनका अफवाह पे था, लेकिन इनका जो है प्रमाण के साथ था, प्रूफ के साथ था और विश्वसनीय यानी बिलीवेबल था, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता था जो इन्होंने विवरण दिया है। नीरियाकस जो थे, अनेस्टिक्रटस थे, अरिस्टोबुलस थे जो कि सिकंदर के साथ आए थे, ठीक है। इन लोग का था पूरा प्रूफ के साथ था और ट्रस्टेबल था। अब फोर्थ नंबर पे मेगास्थनीज के बारे में देते हैं। ये कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला कौन था? यूनानी रोमन तो मेगास्थनीज था और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। इसके बुक का नाम है इंडिका, मेगास्थनीज इंडिका। डाइमेकस या सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस कौन था? डाइमेकस सीरियन नरेश, ठीक है, सीरिया देश के जो राजा थे अंतियोकस का राजदूत था डाइमेकस, ठीक है, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक है। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है, ठीक है। किसका विवरण? डाइमेकस का। ये भी मौर्य युग के बारे में लिखता है, ठीक है। और ये मेगास्थनीज भी था, ये मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में ये भी लिखा है। क्या लिखा है? मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखता है। ये जो डाइमेकस था जो कि अंतियोकस का राजदूत था, ये बिंदुसार के दरबार में, और ये भी क्या करता है? मौर्य युग से संबंधित विवरण देता है, ठीक है। डाइमेकस के बाद आता है डायोनिशियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, ठीक है। डायोनिशियस किसका था? मिस्र नरेश। ये सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था डाइमेकस और डायोनिशियस में अंतर है, ठीक है। ये मिस्र देश के जो राजा थे जिनका नाम था टॉलमी फिलेडेल्फस, इनका राजदूत था ये। और ये अंतियोकस का डाइमेकस, अंतियोकस डाइमेकस, कस लास्ट में, इसमें भी कस है, इसमें भी कस है, इसमें यस है, डायोनिशियस है, फिडेल्फस इनका राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था।
ये डायोनिशियस अशोक के दरबार में आया था और डायमेकस बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार और अशोक, कंफ्यूज नहीं होना है। डायमेकस जो था वो बिंदुसार के राज दरबार में आया था और ये अशोक के राज दरबार में आया था। डायोनिशियस टॉलमी, ये कंफ्यूजन करने वाला है बट इसको कंफ्यूजन नहीं होना है। अंतियोकस डायमेकस बिंदुसार, ठीक है। डायोनिशियस फिलेडेल्फस, फर्स्ट लास्ट में है, इसमें यस है, ठीक है। ये अशोक के दरबार में आया, यस डायोनिशियस, यस यस अशोक, यस अशोक, यस अशोक, तो अशोक के दरबार में आया। डायमेकस, डायमेकस, ठीक है, तो बिंदुसार, ठीक है। अंतियोकस, अंतियोकस अंदर 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 बिंदु बना देंगे तो बिंदुसार, ठीक है। तो कुछ कोड करके रिलेट करके चीज़ें याद करने से याद होएगी। अब आते हैं टॉलमी के बारे में। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। किसने? दूसरी शताब्दी में। कब लिखा ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बुक का नाम क्या था? भारत का भूगोल। अब आते हैं 8 नंबर पे प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में, की सेंचुरी में, फर्स्ट सेंचुरी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिजों, पदार्थों आदि वनस्पतियों के बारे में इसने लिखा नेचुरल हिस्ट्री के अपने बुक में, ठीक है। कौन था? प्लिनी। अब ये है 9 नंबर पे पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियंस। इस पुस्तक के लेखक के बारे में, ये बुक का नाम है, ठीक है, ना कि लेखक का नाम है, ठीक है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में क्या है था? हिंद महासागर की यात्रा पाया था, ठीक है, प्रथम शताब्दी से पहले, मीन्स वो प्रथम शताब्दी का टाइम था। इसने उस समय में भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी और इसका नाम मेंशन नहीं है। तो ये हमारे कौन थे? यूनानी रोमन लेखक के बारे में हमने देखा। कहाँ से? टेशियस से लेकर यहाँ, ये तो अननोन है, ठीक है, अननोन है। अब आते हैं चीनी लेखक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बी नंबर में है चीनी लेखक, तो फहियान, क्योंकि वो है ना भारत के इतिहास को धर्म ग्रंथ से, विदेशी यात्रियों के आगमन से ही सबसे जानकारी मिलती है भारतीय इतिहास के बारे में। तो अभी हम लोग विदेशियों के आगमन के बारे में ही देख रहे हैं। अब आते हैं चीनी लेखक का नाम है फाहियान, सनयुगन, वेनसोंग, ईत्सिंग, ठीक है। ये चौथा है ईत्सिंग। ये चारों चीनी लेखक, लास्ट में गौगार, फहियान, सनयुगन, वेनसोंग, ईत्सिंग। फहियान कौन था? यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। यह चीनी यात्री था और गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। कहाँ के बारे में? मध्य प्रदेश के बारे में। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है, ठीक है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा है। कितने वर्षों तक रहा है फहियान? 14 वर्ष तक। अब आते हैं सनयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया, ठीक है। और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की, ठीक है। 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ की। 518 में आया था, यानी 6ठी शताब्दी में आया था, ठीक है। आगे देखते हैं वेनसंग। ये हर्षवर्धन के, ह से वेनसंग, ह से हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसंग 629 ईस्वी में, यानी 629 मतलब 7वीं शताब्दी, चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किए और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद वह सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। कहाँ पहुंचता है? 1 साल यात्रा किया, घूमा फिरा, फिर भारत का एक राज्य था कपिसा, वहाँ पहुंचता है वेनसंग। और ये 7वीं शताब्दी में आया था, यानी 629 में। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर, कितने सालों का? 15 और वो 14 साल। फहियान 6 से 45 ईस्वी में चीन लौट गया, 29 में आया और 6 से 45 में वो चीन लौट जाता है। वह बिहार में नालंदा स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों के एकत्र कर ले जाने के लिए आया था, ठीक है। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की, फहियान का फोक्यू की और वेनसंग का सीयू की नाम से मान घूम लिया भारत में 15 साल। और जो भी देखा, जो भी सुना भारत के बारे में, भारत के बारे में, तो वो अपने भ्रमण वृत्तांत को एक बुक सीयू की में लिख डाला, ठीक है। जिसमें कितने देशों का विवरण दिया है? वो 138 देशों का विवरण दिया है। कौन से बुक में? सीयू की में। सीयू की किसका है? वेनसंग का। इसने हर्षकालीन समाज, क्योंकि हर्ष के काल में आया था, हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है, ठीक है। आगे है, इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। किसके अनुसार? वेनसंग के अनुसार, कि जो सिंध का राजा था वो कौन था? शूद्र था, ठीक है। वेनसंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। किसका? बुद्ध का तो किया ही था, बुद्ध की मूर्ति को, सूर्य और शिव की भी प्रतिमा का पूजन किया था। कौन ऐसा है? वो चीनी यात्री वेनसंग है। घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हमको सब टॉपिक को घुमा घुमा के पढ़ना भी पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा माइंड में।
वेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। जब वेनसोंग आया था नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने, उस टाइम में वहाँ का जो कुलपति थे, वीसी थे, वो आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ये चीनी यात्री हो गए कौन? फहियान हो गए, संयुगन हो गया, वेनसोंग हो गया। चौथा जा रहे हैं इत्सिंग के बारे में देखने। ठीक है, ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। वो तो 7वीं शताब्दी में आया था, ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का विवरण किया। इत्सिंग क्या करता? नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और उस समय के भारत का जो भी कंडीशन था उसके बारे में अपने बुक में वर्णन करता है। कौन? इत्सिंग। ठीक है, ये चीनी लेखक समाप्त हुआ, यूनानी रोमन लेखक भी समाप्त हुए लोग। ठीक है, अब आते हैं अरबी लेखक के बारे में। अरबी लेखक कौन कौन है? यहाँ पे अल-बरूनी है, इब्न बतूता है। अन्य लेखक कौन है? तारानाथ है, मार्को पोलो है। ठीक है, तो अल-बरूनी कौन है? अरबी लेखक है। अब इसके बारे में देखते हैं। यह मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज़्म या खीव, जो कि आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। ठीक है, अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, जिसका मतलब होता है भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, भारत को जानने के लिए यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में। अब पूछा जाए कितना अध्याय में है? अल-बरूनी का लिखा हुआ ये जो बुक है क्या? तहकीक हिंद या क्या किताबुल हिंद, जिसका मतलब भारत की खोज होता है, ये 80 अध्याय में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अब आते हैं इब्न बतूता। ये भी अरबी लेखक था। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा गया जाता है। ठीक है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। किसमें? अपने इब्न बतूता का लिखा हुआ बुक रेहला। इसमें 14वीं शताब्दी में जो भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन था, उसमें बहुत ही एनफ और इंटरेस्टिंग जानकारी इस बुक से पता चलता है, इसमें देता है। ठीक है, 1333 यानी 14वीं शताब्दी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता, इतना विद्वान था कि इसकी विद्वता से अफेक्ट हो गए, प्रभावित हो गए, इम्प्रेस हो गए सुल्तान मोहम्मद बिन जो थे। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के शासनकाल में आया था, उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। ठीक है, इतना इसकी विद्वता से खुश होकर उन्होंने क्या कर दिया? मोहम्मद बिन तुगलक, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अब अन्य लेखक कौन है? तारानाथ। यह एक तिब्बती, त से तारा, त से तिब्बती लेखक था। इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की। त से तारानाथ, त से कंगियूर, तंगियूर, त से तंगियूर याद रहेगा। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्या देश की यात्रा पर आया था। कौन सा? मार्को पोलो। किस देश की यात्रा पर आया था? किस शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में पांड्या देश की यात्रा पर। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पांड्य देश का जो इतिहास है, इससे मार्को पोलो का जो बुक है उसे पता चलेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? हमारा अब विदेशियों का आगमन देख लिए लोग, धर्म ग्रंथ देख लिए लोग। तीसरा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। ठीक है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, सर एलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। अलेक्जेंडर री, H. लोंगहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित है। ठीक है, जो भी भारत का पुरातात्विक स्थल था, जो खुदाई हुआ, इस सबसे संबंधित ये लोग थे। ठीक है, आते हैं। इन लोगों ने भट्टी, प्रोलू, घंटा, सलान, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 से ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई। ठीक है, एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, ना, सत्य, जिसको अश्विनी कुमार के भी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो हमारा मध्य भारत में भागवत धर्म यानी वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ठीक है। आते हैं सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा किस अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहले कौन सा अभिलेख में, तो हाथी गुम्फा। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा। दुर्भिक्ष की जानकारी किसे पता है, सोहगौरा अभिलेख से। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खदान सुरक्षित, यानी कोई भी इमरजेंसी या सुखाड़ पड़ जाता, बढ़ा जाता, तो जो खाने पीने का अनाज होता था उसको यहाँ पे इकट्ठा रखा जाता था सुरक्षित। कहाँ पे, जो हमारा सोहगौरा अभिलेख है ये बताता है। ठीक है। आगे सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त की। जो हुन अटैक किए थे वो किस लेख से पता चलता है, भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है। ठीक है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से, यानी इसके शासक कौन थे, भानुगुप्त। एरन अभिलेख के शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। ठीक है। जो भी सातवाहन राजा थे उनके अभिलेख पे उनका इतिहास लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर, गर्तावास का मतलब गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। ठीक है। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल कौन है, बुर्ज होम, इसी क्या होता है, गर्तावास का साक्ष्य मिला है। ठीक है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी जो गर्तावास था। ठीक है। कौन सा है, बुर्ज होम। ठीक है। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। नोट, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार बर्तन इमारतें जैसे वस्तुओं का अवशेष मिलता है, उसको क्या बोला जाता है, पूरा स्थल बोला जाता है। आते हैं आगे, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में क्या बोला जाता है, वह जो आहत सिक्के थे ना पुराने, उसको का सर्पण बोला जाता था साहित्य में। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। किसने किया, सिक्के पर लेख लिखने का काम यवन शासकों ने। अब कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उसके शासक देख लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है जिसके शासक थे कलिंगराज खारवेल। ठीक है। जूनागढ़ गिरनार वाला, ठीक है, अभिलेख, इसके लेखक हैं, शासक है रुद्र दामन। तीसरा है नासिक अभिलेख, इसके शासक है गौतमी बलश्री। चौथा है प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त इसके शासक। एवोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है। ये सारे महत्वपूर्ण अभिलेख थे और उसके शासक थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। जो उसका बीना बजाता हुआ मुद्रा वाला जो सिक्का चलाया था उसे ये पता चलता है कि वो काफ़ी संगीत प्रेमी था। ठीक है। अब है अरिकमेडु जो कि पुडुचेरी के निकट में है। अरिकमेडु कहाँ, पुडुचेरी के निकट में है। से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। कौन से सिक्के प्राप्त हुए अरिकमेडु से, रोमन सिक्के। ठीक है। नोट देखते हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार। बर्मा यानी जो कि आज कहाँ है, म्यांमार में। मलाया, कंबोडिया, जावा, जिसको पहले यौद्वीप बोला जाता है। कंबोडिया को कंबोज, मलाया को स्वर्णद्वीप और बर्मा को सुवर्ण भूमि या वर्तमान में उसको म्यांमार से स्थापित हुए। सबसे पहले भारत के संबंध इस जगहों से स्थापित हुए। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, हिस्ट्री का।